ओके बेटा, कल हमने जो बात की थी वो हमने कहा था कि बेसिकली अकाउंटिंग को हमने डिफ़ाइन किया था। फिर हमने कहा था कि जो रिकॉर्डिंग है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होती है। हम थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं। पता चला था कि कुछ लोग जो है ना वो क्या करके आ गए, एग्जामिशन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो FAR 1 का जो सिलेबस है वो हम एक वीक में स्टार्ट करेंगे। पहले तो थोड़ी सी चीज़ें समझ लें कि आप जो पढ़ के आए हैं वो क्या है। तो उसके बाद हमने कहा कि इट्स ए समराइजिंग। ठीक है जी, और समराइजिंग हमने कहा था किस में होती है, जर्नल लेजर में होती है। ठीक है जी, सॉरी, क्लासिफिकेशन इज इन जर्नल लेजर एंड देन समराइजेशन जो है जी, समराइजिंग जो है वो किसके अंदर होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन हम इसके ऊपर जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा था। और कल हम जो थे वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जनरल लेजर को हमने बुक ऑफ डबल एंट्री कहा था। तो हम यहाँ पे थे कि बेसिकली ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्या ख्याल है। और कल हमने आपको डिफ़ाइन किया था कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम, सारे डिफ़ाइन कर दिए थे, और इक्विटी। ये 5 जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसको भी हमने डिफ़ाइन कर दिया था। अब ये जो डेबिट क्रेडिट रूल्स है ना बेसिकली ये इनकी डेफिनेशंस ही हैं। ठीक है ना, यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एसेट है इसके लिए एक तरह का रूल आप कह लें कि फ़िक्स हो जाता है कि एसेट जो है अगर उसमें इंक्रीज़ आए तो वो डेबिट होता है, और एसेट में अगर डिक्रीज़ आए तो वो क्रेडिट होता है। और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो हमेशा डेबिट ही होता है। ठीक है ना, यानी एसेट में इंक्रीज़ आएगी तो क्या होगा, डेबिट, और एसेट में डिक्रीज़ आएगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और उसका नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रख लेना है। तो देन हम जो है वो लायबिलिटी की अगर बात करें तो लायबिलिटी जो है वो एसेट की ज़िद होती है ना, क्या ख्याल है। तो लायबिलिटी में अगर इंक्रीज़ आएगी ना तो इधर आएगा। ठीक है, और लायबिलिटी में अगर डिक्रीज़ आएगी तो वो इधर होगा, और लायबिलिटी का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, फिर इसी तरह जो इनकम है, कल आपने पढ़ा था कि बेसिकली इनकम, एक्सपेंसेस और इक्विटी जो है वो बजाते खुद कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपने कल देखा था कि इनकम जो है वो आती कब है, जब एसेट में इंक्रीज़ होती है। तो एसेट में इंक्रीज़ जो है वो क्या होती है, डेबिट। तो इनकम में इंक्रीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी ना। फिर देखिए ना, डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए ना। एक ही एंट्री में हमने एक आस्पेक्ट को डेबिट कहना है और दूसरे आस्पेक्ट को हमने क्रेडिट कहना है। तो अगर फ़र्ज़ करें एसेट में इंक्रीज़ डेबिट है तो फिर इनकम में इंक्रीज़, इनकम एसेट को इंक्रीज़ करती है ना। तो अगर इनकम एसेट को इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट तो डेबिट होगा, तो इनकम क्या होगी, फिर क्रेडिट होगी। एंड सिमिलरली जो इनकम है अगर उसमें डिक्रीज़ आएगी तो वो डेबिट होगी, और फिर इनकम का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, एसेट को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो एसेट में डिक्रीज़ क्या होती है, क्रेडिट। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस में जो इंक्रीज़ होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, और इसी तरह एक्सपेंस में डिक्रीज़ जो होती है वो क्रेडिट होती है, और इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है। फिर आपके पास इक्विटी है। ठीक है जी, इक्विटी जो है उसमें अगर आप देखें तो आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन कल हमने डिस्कस की थी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी में इंक्रीज़ क्या होती है, जो नेट एसेट्स में इंक्रीज़ होती है। यानी एसेट बढ़ता है तो इक्विटी बढ़ती है ना, यूँ कह लें आप। यानी अगर आपके लॉसेज आएंगे तो क्या होगा, इक्विटी कम हो जाएगी।
अगर इनकम आएगी तो क्या होगा, इक्विटी बढ़ जाएगी। तो हम वी कैन से कि बेसिकली इक्विटी में इंक्रीज जो है उसकी वजह से हमारे नेट एसेट्स बढ़ जाते हैं। तो एसेट्स में बेटा इंक्रीज क्या होती है, डेबिट। तो फिर इक्विटी में इंक्रीज क्या होगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगी। और फिर अगर इक्विटी में डिक्रीज होगी तो वो बेसिकली नेट एसेट्स में डिक्रीज है ना, और इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। ऐसे डेबिट क्रेडिट रूल्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई होते हैं, आते हैं आपको, आते हैं। देखिए बेसिकली बहुत सारी एंट्रीज बेटा जो होती हैं ना वो प्रॉफिट से राउट ही नहीं होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है तो बेटा उसमें वो ट्रांजैक्शन तो इनकम स्टेटमेंट में जानी ही नहीं है, वो तो प्रॉफिट में जानी ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैंने लोन लेके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया है तो ये ट्रांजैक्शन तो इनकम स्टेटमेंट में गई ही नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो तो बैलेंस शीट का पार्ट होती हैं, वो तो इनकम स्टेटमेंट में जाती ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक आपकी बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्रीज़ के साथ है तो वो सेम है। देखें ना, यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, ये देखें इनकम में इंक्रीज़ क्या है, क्रेडिट, और उसकी वजह से एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन सबके लिए ये बात ठीक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया करें, चुप करके नहीं बैठना। इक्विटी जो है बेटा ये इट डिपेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मली बिजनेसेस। एक को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, फिर एक पार्टनरशिप होती है, और एक जो है वो कंपनी फॉर्म बिजनेस होता है, ठीक है ना। तो जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ ओनली वन पर्सन जो कि बेसिकली उस बिज़नेस को ओन कर रहा होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। फिर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग जो है वो मिल के एक बिज़नेस को ओन कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस जो होते हैं इसके अंदर कंपनीज़ की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसको SMC कहते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है इसके लिए एक मेंबर भी कंपनी बना सकता है, और इसके अंदर जो है वो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और फिर जो तीसरी कंपनी है उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी में जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं, जो ओनर्स की तादाद है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर हम सोल प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं तो यस, इक्विटी का मतलब क्या है, उसका कैपिटल, ठीक है। और अगर पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल्स होंगे दैट विल बी इक्विटी। और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है तो नॉर्मली इसके अंदर जो कैपिटल होता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और वो शेयर कैपिटल जो होता है उसके साथ फिर जो कंपनी ओवर द ईयर्स प्रॉफिट अर्न करती है उसको हम रिजर्व्स कहते हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिल के इक्विटी कहलाते हैं, ठीक है जी। इक्विटी क्या है, विच रिफ्लेक्ट ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, यानी ये ओनर्स का इंटरेस्ट इन द बिजनेस जो है उसको हम इक्विटी का नाम देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डेबिट क्रेडिट रूल्स में कोई प्रॉब्लम? ओके, लेकिन अब आगे चलते हैं। तो जब हम जनरल लेजर से जब हम समराइजेशन में आते हैं तो सबसे पहले जो आप स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है कि जो जनरल लेजर है उसके जितने भी कैरिड ऑन बैलेंसेज हैं, यानी जो पीरियड एंड या ईयर एंड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके जो एंड के बैलेंसेज होते हैं उसकी यहाँ लिस्ट बना देते हैं। क्लियर? जनरल लेजर में ये टी अकाउंट बनता है, ठीक है, और फ़र्ज़ करें हम इसको डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कह देते हैं। तो इसमें ये वाली साइड जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी ट्रांजैक्शन में आप किसी एसेट को डेबिट कर रहे हैं
तो ज़ाहिर है कि ये फ़र्ज़ करें ये डेटर है, ये डेबिट हो रहा है। डेटर कब डेबिट होगा? जब इसको आप सेल्स करेंगे। सेल्स क्या है? ये देखें, सेल्स में इंक्रीज़ क्या है? इनकम में इंक्रीज़, यानी वो क्रेडिट होगी। तो डेटर जो है वो मेरा क्या होता है? एसेट। तो मैं क्या करूँगा? डेटर को डेबिट करूँगा और सेल्स को क्रेडिट करूँगा। इसका मतलब ये कि सेल्स जो हैं वो इसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। क्लियर? अब डेटर से पैसे आ गए हैं, डेटर से पैसे आ गए हैं, तो बेसिकली दो एसेट है, इसमें कोई और एलिमेंट ही नहीं है। दो एसेट है, एक कैश और एक डेटर। अब देखिए, अगर डेटर से पैसे रिसीव होंगे तो क्या होगा? कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा और डेटर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखें, एसेट में इंक्रीज यानी कैश में इंक्रीज आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगा, और डेटर में डिक्रीज आ रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा वो इस साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे अभी हमने कहा कि नॉर्मली जो एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट बैलेंसेस होंगे, तो ये साइड नॉर्मली इसकी हायर होगी, यानी इसका यहाँ टोटल करेंगे दोनों साइडों का, और जो साइड हायर होती है उसका टोटल दोनों साइडों पे प्लेस कर देते हैं। तो जो यहाँ डिफरेंस आ रहा होता है उसको बैलेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक कैरिड ऑन बैलेंस एसेट का आ जाएगा। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है कि जो जर्नल लेजर के अंदर आपने डिफरेंट टी अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको आप पीरियड एंड के, ईयर एंड के जो कैरिड ऑन बैलेंसेज हैं उनको उठा के इसके अंदर लिस्ट बना लेते हैं। क्लियर? तो बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी शक्ल इस तरह की होती है कि ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है? ये एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है जी? जैसे यहाँ पे डेटर आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है जी? यहाँ पे आपके पास सेल्स आ जाएंगी, परचेजेस आ जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है? तो जब, चूँकि मैंने डबल एंट्री से रिकॉर्डिंग की हुई है, तो यहाँ जो कैरिड ऑन बैलेंसेस मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये डेबिट साइड इस क्रेडिट साइड के बराबर आएगी। नहीं बराबर आएगी तो इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टन एरर्स इन द बुक कीपिंग, कि आपकी बुक कीपिंग में सर्टन एरर्स हैं। ठीक है जी? उनको हम लेटर ऑन देखते हैं कि वो एरर्स क्या होती हैं। तो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस की एक शक्ल बन जाती है। यहाँ से जो है वो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी डिपेंड करती हैं कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को डील कर रहे हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो नॉर्मली हम 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वैसे तो आप 5 बना सकते हैं, बट नॉर्मली 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं। चलें 5 की बात ही कर लेते हैं। यानी केस आप 5 स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है जी? इनको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि आप अपने एसेट्स, लायबिलिटी, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट। ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट जो होती है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं और दूसरे को हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। ठीक है जी? फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, ये भी आपके कोर्स में। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या है कि बिजनेस के अंदर जो इनफ्लोज ऑफ कैश है या आउटफ्लोज ऑफ कैश है। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती हैं, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनती हैं। अक्रूवल जानते हैं क्या होता है जी? ठीक है, और क्या होता है अक्रूवल? कोई बात नहीं, बता देते हैं। अक्रूवल ये होता है बेटा कि हम बिजनेस के अंदर, कल हमने बात की थी कि बेसिकली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रांजैक्शन की शक्ल में आती है या जी, इंफॉर्मेशन जो होती है बेटा वो ट्रांजैक्शन या इवेंट की शक्ल में आती है। ट्रांजैक्शन को हमने कल डिफाइन किया था, ट्रांजैक्शन इज अ डीलिंग, और इवेंट जो है उसकी अकरेंस होती है। तो बेटा ये जो इंफॉर्मेशन होती है इसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। अब हो सकता है कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो उस दिन उसके साथ कैश एक्सचेंज ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई सेल्स करूं किसी पार्टी को, जैसे कस्टमर को मैंने सेल किए हैं और वो मुझे 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा, तो इसमें कैश कब एक्सचेंज होना है?
1 महीने के बाद, तो क्या मुझे आज सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। यस, दिस इज़ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि हम ट्रांजैक्शन या इवेंट को उसकी अकरेंस से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जब उससे रिलेटेड कैश रिसीट या पेमेंट होनी हो। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं किसी क्रेडिटर से परचेजेस किए हैं और मैंने उसको कहा जी मैं आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करूँगा, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं 2 महीने के बाद जाके परचेजेस रिकॉर्ड करूँ जब मैं एक्चुअली पेमेंट करूँगा, और दूसरा क्या है कि मैं आज ही रिकॉर्ड करूँ। तो जो अगर मैं आज ही इस ट्रांजैक्शन को रिकग्निशन दूंगा, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज कर ली हैं, उनके ऊपर मेरा कंट्रोल आ गया है, मेरी ऑब्लिगेशन टू पे दैट पर्सन क्रिएट हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव टू रिकॉर्ड इट टुडे। तभी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मेरी परचेजेस भी आएंगी और मेरी पेएबल यानी लायबिलिटी भी आएगी, क्लियर? तो इसलिए जब मैं ट्रांजैक्शन या इवेंट को उसकी अकरेंस डेट पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, यानी जब वो ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है उस पर रिकॉर्डिंग करता हूँ, ना कि उससे रिलेटेड रिसीट या पेमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स, दिस इज बेसिकली द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मास वाई कैश फ्लो के बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बेटा किस पे बनती हैं? अक्रूवल बेसिस पे बनती हैं, यानी उसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस की जो अकरेंस है वहाँ से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर? इसको हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, क्लियर? जबकि जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ये बेसिकली बनती है अकॉर्डिंग टू द इनफ्लोज ऑफ कैश एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, यानी ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये कैश बेसिस पे बनती है। तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द अदर इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन जो अब बेटा अकाउंटिंग पढ़ते और करते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जबकि आप जब गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है ना, जैसे फ़र्ज़ करें लेस को तो खैर कंपनी बन गई है, LDA है या इस तरह की बाकी इदारे हैं, तो वो अक्रूवल को रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। तो जो आपने चूँकि IFRS पढ़ने हैं और IFRS बेस अकाउंटिंग करनी है, तो इसलिए जो IFRS हैं दे ओनली रिक्वायर अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो सिर्फ अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिक्वायर करते हैं, ठीक है? जबकि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं दे मे बी फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कर रही होती हैं। गॉट इट? वापस आए फिर? तो क्या है? देयर इज ए 5 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। तो बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और 5 ही एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। जी, उन बेसिकली वो जो स्टेटमेंट बनाती हैं बेटा वो 2 स्टेटमेंट्स बनाती हैं, वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे भी। वन इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, और फिर बैलेंस शीट बनाती हैं इसी की बेस के ऊपर, यानी कैश बेसिस के ऊपर ही। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉर्मली इसी तरह से बनाती हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस से हम किस पे जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। और बेसिकली अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो हमने कहा था कि बेसिकली जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन्होंने क्या करना होता है? इकोनॉमिक डिसीजंस करने होते हैं, क्लियर? तो इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, यानी जब ये इन्फॉर्मेशन यूज़र के पास जाएगी तो वो उसको क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा और उससे इकोनॉमिक डिसीजंस इन्फर करेगा। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है कि वो अपने रिलेशनशिप विद द एंटिटी को एवेलुएट करेगा
कि इस एंटिटी से रिलेटेड मेरा रिस्क कितना है, यानी ये जो मेरा रिलेशनशिप विद दिस कंपनी या दिस एंटिटी है उस रिलेशनशिप से रिलेटेड मेरा रिस्क कितना है। जैसे फ़र्ज़ करें एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्रेडिटर है जिसने आपको गुड सेल की हुई है, तो उसका रिस्क क्या है, आप उसके पैसे ना दें, यही है ना, क्या ख्याल है। और ये रिस्क वो आपको गुड सेल करने से पहले भी एवेलुएट करना चाहेगा। तो मुझे बताएं, अगर मैंने ये एवेलुएट करना है कि मैं आपको चीज़ें बेचूं या ना बेचूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैं जिस कंपनी के साथ बिज़नेस करने जा रहा हूँ उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉल करूँगा, क्या ख्याल है, और उसके अंदर मैं क्या देखूँगा कि इसकी पेइंग एबिलिटी क्या है। ठीक है, पेइंग एबिलिटी कैसे नज़र आती है? मैं देखता हूँ कि इसके पास लिक्विड बैलेंसेस कितने हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, इसके प्रॉफिट्स हैं कि लॉसेस हैं। ज़ाहिर जिसके लॉसेस आ रहे होंगे वो तो अपना बोझ नहीं उठा रहा होगा, तो मेरे पैसे कहाँ से देगा। ठीक है ना। तो ये सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो किसके ऊपर बेस करके हो रहे होते हैं? इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस करके हो रहे होते हैं। और इंटरप्रिटेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह आपके कोर्स में भी हैं। एक रेशियो एनालिसिस होता है, ठीक है, फिर इसके साथ एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस जो है इससे हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एंटिटी के साथ हमें अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ये ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, यस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पहले हो सकता सही हो, फिर खान साहब आ गए, हालात ख़राब हो गए हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ये चीज़ें क्लियर हुई, डिस्कस किया, कुछ समझ आई? जी जी, ज़ाहिर है बेटा, अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं देंगे, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देंगे, तो क्या होगा, आप किसी और तरीके से बना रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसी और तरीके से बना रहे हो। अब मैं यूज़र हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ तो परेशान होता हूँ, इनकी देखता हूँ तो मज़ीद परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने किसी और तरीके से बनाई हुई हैं। तो क्या होगा, फिर स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? स्टैंडर्डाइजेशन होगी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरी अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिस हैं, जिसके ऊपर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं उसकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं उसकी समराइजेशन कर रहा हूँ, तो अगर उसके अंडरलाइंग सारे प्रोसीजर्स जो होंगे, बेसिस जो होंगी, वो अगर सेम होंगी, तो देन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, तो क्या होगा, एक जैसी होंगी ना। एक जैसी होने का मतलब ये कि उसके रिकग्निशन के, मेजरमेंट के, प्रेजेंटेशन के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये रिक्वायर ही ये करते हैं कि आप स्टैंडर्डाइजेशन में जाएं। यानी फ़र्ज़ करें मैं एक चीज़ को एसेट कह रहा हूँ और आप कहें नहीं नहीं, मेरे मुताबिक तो ये एसेट नहीं होता, क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो फिर तो बात ख़राब होगी ना जी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एसेट की डेफिनेशन दे दी जाए, जैसे कल पढ़ाई है आपको, तो फिर क्या होगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप उसको एसेट ना कहें, मेरे पास भी चॉइस नहीं है कि मैं इसको एसेट कहूँ। हम देखेंगे कि ये जो मेरी आइटम है, ये डेफिनेशन ऑफ एसेट मीट करती है कि नहीं करती है। इसी तरह फ़र्ज़ करें मेरी कोई लायबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, तो मैं अगर उसको ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं करता, आप उसको कंसिडर करते हैं, तो आप और मैं इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी कि लायबिलिटी की डेफिनेशन गिवन है, और अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन अगर लायबिलिटी है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है ना, जैसे हमने इनकम को डिफाइन किया, एक्सपेंस को डिफाइन किया, इक्विटी को डिफाइन किया, क्लियर। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है। ये नहीं हो सकता कि मैं एक चीज़ को कैपिटल कह रहा हूँ, आप कहें नहीं नहीं है नहीं कैपिटल। ठीक है ना। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, ये रिक्वायर ही ये करते हैं कि आपके जो अकाउंटिंग के अंदर रिकग्निशन है, क्लासिफिकेशन है, एंड देन समराइजेशन है,
एंड देन इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। एंड आपके कोर्स में है IS 33। रेशोज में जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना, उसको EPS कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्निंग पर शेयर। यानी किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो नॉर्मली एवेलुएट होती है उसकी अर्निंग पर शेयर से। और जो स्टॉक मार्केट, कभी विजिट किए वेबसाइट स्टॉक मार्केट? करा करो यार बेटा, कल को आपने बिजनेस मैनेजर्स बनना है, इरादा है बनने का? कोई नहीं है शुक्र, तो हरकतें भी वही होनी चाहिए ना, ठीक है ना। ऐसे नहीं है बेटा कि आप कॉलेज में आए या आपने एडमिशन लिया और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। बंद कर दें बेशक, ऐसी बंद कर दें, जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं है, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। तो जो IS 33 है ये स्टैंडर्डाइज करता है, क्योंकि सबसे जो पावरफुल रेशो है जिससे आप किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करते हैं, वो क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो उसने अर्निंग पर शेयर को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अर्निंग पर शेयर में अर्निंग का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होगा। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज मेंट बाय अर्निंग, ये भी उसने बता दिया। व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी बता दिया। कैसा है? वर्ल्ड वाइड है, यस। इंडिया के जितने भी होते हैं, ये आप देखा होगा कि जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनकी जो टॉप लीडरशिप होती है इंडिया का बंदा होता है, ठीक है? नहीं, वो टॉप लीडरशिप अकाउंटेंट नहीं है, वो और है, वो और CEO अकाउंटेंट थोड़ा होता। आपको किसने कहा CEO अकाउंटेंट होता? अकाउंटेंट CFO होता है, CEO थोड़ा होता है। जब वो अकाउंटिंग छोड़ता है तो फिर CEO बनता है। ओके, खैर बात कह देता हूँ, तो मैं अकाउंटेंट नहीं हैगा। CEO जो है वो बिजनेस मैनेजर होता है बेटा। CFO होता है जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, वो बेटा CFO हो सकता है। हाँ, CEO वो तब बनता है जब वो अपनी अकाउंटिंग को खैर बात कहता है अब मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो CEO जो है वो समथिंग एल्स, ठीक है। CEO और होता है, COO और होता है, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उसको कहते हैं। CEO और होता है, और CFO और होता है। हमारा काम जो है वो CFO तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई बंदा एलिवेट हो जाता है, वो कहता है जी हूँ तो मैंने बिजनेस भी समझ आ गया, ठीक है जी, फिर वो क्या बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले वो CFO तक उसका रोल ख़त्म हो, मैक्सिमम डायरेक्टर फाइनेंस बन जाता है। करता वो फाइनेंस ही है, ठीक है। जब वो अपना रोल चेंज करता है तो फिर बेटा वो CEO बनता है। और ये जो आपको गूगल या बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO नज़र आ रहे हैं बेटा, वो बिजनेसमैन है। और बनिए से बड़ा कौन बिजनेसमैन है यार दुनिया में, बताओ? वही बनेंगे CEO। बनिए जानते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था ना, पाकिस्तान और इंडिया में जितना बिजनेस था हिंदुओं के पास ही था। और हिंदुओं की एक कास्ट है बनिया, जो ये काम करती है, ठीक है। ये तो वो यहाँ से गए और हमने काम शुरू किया, फिर कैसा किया आपके सामने ही है ठीक है ना, हमारी हालत आपके सामने ही है जो हमने की है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है उनकी क्या कहते हैं शिरस्त में है, वो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। हम तो सबसे पहले बिजनेस करते हुए हलाल हराम में चले जाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो हम तो कहते हैं भी ये मुस्लिम, हमने ये काम करना है, हमने ये नहीं करना, हमें अल्लाह ने इससे मना किया है, ठीक है ना, तो हम नहीं करते हैं। जी, MBA नॉर्मली जो बिजनेस मैनेजर होता है ना, वो एक अलहदा डेजिग्नेशन है, ठीक है ना। CFA जो है ना वो एक अलहदा फील्ड है। बेसिकली CFA जो है ना वो ये स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट की डिग्री है। ये दो तरह की मार्केट्स होती हैं, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट या
एक हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। इनके अंदर जो लोग ऑपरेट करते हैं उनको हम CFA कहते हैं। क्या वर्ड यूज होता है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जरूरी नहीं है उसको अकाउंटिंग आती हो, हाँ ठीक है ना। वो कहता है जी कि लग रहा है कि अरामको की रिफाइनरी जो है ना उसके ऊपर हमला होने लगा है, तो ऑयल परचेज कर लें, ठीक है महंगा हो गया जो बेच देंगे, जी 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 ठीक है ना। वो ये काम करता है, कमोडिटी मार्केट में ऑपरेट करता है, स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करता है, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, मनी मार्केट में जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे होते हैं, उसको मनी मार्केट कहते हैं। जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो टी बिल्स बेच रहा होता है, कभी वो ख़रीद रहा होता है, बाय बैक कर रहा होता है। इसी तरह वो PIB जिसको पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कहते हैं वो इशू कर रहा होता है, ठीक है ना। इस तरह ये जो मार्केट है इसको मनी मार्केट कहते हैं, जो बेसिकली आपका जो सेंट्रल रिजर्व बैंक होता है वो पैसा मार्केट में या इंजेक्ट कर रहा होता है या सक कर रहा होता है, उस ऑपरेशन को मनी मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो उसके अंदर ये लोग काम कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो ये क्या डॉलर के मुकाबले में जो रुपए का जो कदर है उसको बढ़ा नहीं सकती आर्टिफिशियली? एनीथिंग इज पॉसिबल। और बेसिकली जो है ना आपने अपनी नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है, और हर नेशन ये कर रही होती है जो आपने कहा है। ऐसे ही कहते हैं बेटा, हर इस गवर्नमेंट से आने से पहले जो पहले गवर्नमेंट थी वो यही कर रही थी जी, स्टेबल। ये ज़ाहिर है इकॉनमी को अगर आपने स्टेबल रखना है तो आपको जो भी आपकी मेजर बिजनेस की करेंसीज हैं जिसमें आप वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए डॉलर है, तो हमारी जो 99% ट्रेड है वो है ही सारी डॉलर के अंदर, तो ज़ाहिर है वी हैव टू मेक इट स्टेबल। अगर हम स्टेबल नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? वही होगा जो आज हो रहा है हमारे साथ, कि हमारी कोई किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे ही होगा ना। बताएं जी, कोई चीज़ समझ आई कि हमें गल्लां हो रही हैं? जी भाई आप कोई इनपुट दें, आगे समझ लें जी। यहाँ से ये इस एरिया से हम आगे निकल के अब हम थोड़ा सा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को डिस्कस करते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में डाटा कैसे आता है। बनाई हुई हैं आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? नहीं बनाई हुई, ओके चले। ओके कल मैंने अभी थोड़े से एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कल मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये आपको क्लियर हो गया था? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है उससे आपने बिजनेस को अलहदा रखना है। यही वजह है कि जब बिजनेसमैन भी बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ये देखें, ये इक्विटी का अकाउंट होता है बिजनेस के अंदर, वो बेसिकली उसी के ओनर के जो या ओनर्स के जो कैपिटल हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यानी उन्हीं की ओनर के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको ये कैपिटल अकाउंट या इक्विटी अकाउंट जो होता है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। या इसके अंदर उसकी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। इसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो दो अलहदा एंटिटीज़ हैं, एंड व्हेन दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर तो फिर तो उसको हम बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, लाइक वो अपने घर के यूटिलिटी बिल्स दे रहा है, अपने बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, अपने फूड के एक्सपेंसेस पे कर रहा है, ठीक है जी, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है घर का, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस, उसका बिजनेस से कोई तल्लक नहीं होता, ठीक है। बिजनेस जो है वो सिर्फ अपने से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करता है और उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाता है। इसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है जनाब, ठीक है। पता था आपको? नहीं पता था? बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा था? अकाउंटिंग पढ़ी है? चले लग नहीं रहा कि वैसे बातों से कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी है। अच्छा चले स्टार्ट करते हैं जी फिर इंशाल्लाह।
तो ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये बैलेंस शीट है, या ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को, बेसिकली जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से जनरेट होता है, यानी इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फिर हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे ऑपरेट करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो समराइज्ड बैलेंस शीट है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? समराइज्ड बैलेंस शीट है। बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। जिस पेपर को हमने पढ़ना था ना वो और है लेकिन आप लोगों के अकाउंटिंग के हालात बहुत ही ख़राब है, ठीक है। FAR1 जो है समथिंग एल्स। उन्हीं के लिए ये कर रहे हैं जो पढ़ के आए हैं, उनके भी मेरे जैसे हालात है अभी, तो कोई बात नहीं, हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये हमने 1-1.5 वीक रखा है जिससे हम जो है ना वो ज़रा जो आपने पहले कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है उतनी डिटेल में तो नहीं हम करवाएंगे, लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट है कि हम उनको उतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम जो FAR1 का पेपर है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन अब दिस इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्विटी या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। बिजनेस स्टार्ट हो तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है? नॉर्मली कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो लेट्स से फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कि बिजनेस के अंदर जो है वो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया ₹1000। फिगर्स मिलियंस में समझ लीजिएगा ना, 1000 मिलियन इंट्रोड्यूस करवा दिया ठीक है ना। आजकल 1000 से कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है? घर से बंदा दफ्तर नहीं पहुंचता आजकल, ठीक है ना। तो क्या होगा? अभी आपने डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़े हैं, क्या होगा? बिजनेस के पास जो है वो कैश मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो ज़ाहिर है कि एसेट जो होगा उसमें एडिशन आ रही है उसका, और आपने नॉर्मली पढ़ा था कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मली। तो क्या होगा? एसेट बिजनेस के अंदर बढ़ गया है, कितने से? 1000 से। लायबिलिटीज़ में तो खैर कोई चेंज नहीं आई ना जी इस ट्रांजैक्शन की वजह से, और इस साइड पे 1000 जो है वो आपका कैपिटल आ गया है, ये इक्विटी आ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या ट्रांजैक्शन पास कर दी है? एसेट डेबिट और कैपिटल या इक्विटी अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री पास की है? एसेट डेबिट और कैपिटल या इक्विटी अकाउंट क्रेडिट, यही एंट्री पास की है ना। और इस ट्रांजैक्शन के बाद भी देखेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर है। यही वजह है कि बैलेंस शीट बराबर ही रहती है, अनलेस कि हमने कोई उसके अंदर गलती ना की हो, ठीक है। फिर फर्ज करें आप नंबर 2 ट्रांजैक्शन में जाते हैं और कहते हैं कि स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹500, कि आपने क्रेडिट पे, क्रेडिट का चले फ्रॉम मिस्टर जमील, कि जमील साहब से हमने 500 का स्टॉक बाय कर लिया है। किस पे बाय किए? क्रेडिट पे। पैसे आज तो नहीं दिए ना, तो क्या हुआ? इस साइड पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये तो 1000 ऐसे ही आ जाएगा। इस साइड पे आपके पास कैश 1000 का पड़ा हुआ है प्लस स्टॉक आपके पास, स्टॉक भी एसेट है, कितने का हो गया? 500 का। और फिर अब आपका एक क्रेडिटर भी जनरेट हो गया है, तो लेस जो है वो जमील साहब आ जाएंगे या क्रेडिटर कह लें, तो ये -500। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सेम है, यही आंसर आ रहा है। नेट आंसर अभी भी देखें 1000 ही है, ठीक है। फिर हम कहते हैं नंबर 3, गुड्स सोल्ड
फॉर रुपीज़, सारी की सारी गुड्स हमने 700 की सेल कर दी। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट। सेल क्रेडिट का मतलब क्या हुआ फिर? अकाउंट जो बैलेंस शीट होती है उसमें सेल तो नहीं आती है, तो बेसिकली एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने कैश डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया। अगर तो मैं लेजर में जाऊंगा तो ज़ाहिर है कि मैं सेल जो है उसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, लेकिन ये तो बैलेंस शीट है, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो इसमें तो मैंने नेट इम्पैक्ट लेके आना है। तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक मेरे पास ज़ीरो हो गया ज़ीरो कि नहीं? भेज दिए ना भाई। और 700 रुपया जो है वो किसके अंदर ऐड हो गया? कैश के अंदर ऐड हो गया। लायबिलिटी इज स्टिल देयर, पे नहीं की है। 500 का स्टॉक मैंने 700 का बेच दिया, तो 200 का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट। जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो किसके लिए होता है? बिजनेस किसके लिए काम करता है? ओनर के लिए काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1000 के अंदर 200 रुपये का प्रॉफिट ऐड हो गया। अगर देखेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब भी सेम है, सेम है। दैट्स वाई बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, फिर क्या हुआ है? नंबर 4 ट्रांजैक्शन क्या होगी? पेमेंट मेड टू जमील इन फुल। ये पूरी पेमेंट आपने जमील साहब को कर दी है, क्या एंट्री पास करेंगे? जमील डेबिट। लायबिलिटी में रिडक्शन आया तो डेबिट होता है, और कैश में रिडक्शन आया तो क्रेडिट होता है। तो क्या होगा? कैश में से 500 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1200। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और इधर भी आपके पास द अकाउंटिंग इक्वेशन हैज़ रिमेन्ड द सेम। बात समझ आई कि कोई नहीं आया? आती हैं आपको ये बातें? आती हैं, वेरी गुड। है ड्राइंग्स दे दें, लेनी ड्राइंग्स दे देते हैं। नंबर 5, ₹900 ड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। उसने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 900 रुपये ड्रॉ कर लिए हैं। तो अगर ओनर अपने पैसे वापस लेके जाएगा, जब उसने पैसे दिए तो कैपिटल को क्रेडिट किया था, जब लेके वापस जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो यहाँ से 900 निकाल दें, कितना बचा? 300, और 1200 में से 900 तो बिजनेसमैन ले गया, कितना बचा? लॉज। ठीक है, ओके है। इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर रहती है। दैट्स वाई बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, नहीं होने हैं जितने सवाल आने। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है जो आपको एग्जाम्ट हो गया। ये तो बहुत सारे लोग चूँकि एग्जाम्ट वाले बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हम कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे के हम आगे आ जाएं। ठीक है ना, ताकि हम ओके जी। अब थोड़ा सा हम जो है ना वो बेटा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात कर लें। प्राइम एंट्री वैसे पढ़ाने की ज़रूरत है आपको कि ठीक है, नहीं भी पढ़ाएं तो डायरेक्ट लेजर बना दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, हैं क्या बना दें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? लेजर्स बना दें। नहीं है FR1 में अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होनी चाहिए। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बेटा सारी चीज़ें करवा देता हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है।
तो ये अच्छा हुआ है आपके साथ कि बुरा हुआ है ये जो आपको एग्जाम्शन मिली है? ये उस वक्त एहसास नहीं हुआ आप लोगों को है? वो ठीक है ना। बेसिकली मैं बस ये ज़रा बुक खोल रहा हूँ, चैप्टर ऊपर नीचे हो गए। और अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स आपको आती हैं कि नहीं आती हैं? अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वैसे नहीं आती हैं? तो बेटा ये क्या सोच रहे हैं आप लोग फिर? आप ये बच्चों के जो हालात हैं, ये इन जरों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? कॉलेज एज ए कॉलेज क्या करेंगे इनके साथ? एक्स्ट्रा क्लास कैसे होगी बेटा? एक्स्ट्रा क्लास कौन पढ़ाएगा इनको? एक्स्ट्रा क्लास है? यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हुए हैं तो ले रहे हैं आप वो लेक्चर्स? टाइम भी आज हमारा ख़त्म हो गया, बट कल जो है वो हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बेटा सीखेंगे, ठीक है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से हम जर्नल लेजर बनाना सीखेंगे और इससे हम जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है बेटा ये हमने कल जो है वो करना, ठीक है जी? और फिर नेक्स्ट डे जो होगा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर इन फॉर्मेट्स के साथ हम जो है फाइनल अकाउंट के आपको आप कह लें कि 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये फाइनल अकाउंट है क्या, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है? ये सारा फिर आपको करवा देते हैं, ठीक है जी? वो कह रहे हैं कि साकिब साहब के लेक्चर्स जो हैं वो फ्री पड़े हुए हैं उसके ऊपर यूट्यूब पे, तो वो आप ले लें, ठीक है? मैं तो जहाँ तक मुझे रिक्वायर्ड है कि आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए वो मैं लेके, यानी इस वीक के अंदर हम वो चीज़ें जो होंगी उनको पढ़ लेंगे, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट वीक से अपना जो सिलेबस होगा जो कि FAR1 का सिलेबस है फिर बेटा उसको स्टार्ट कर लेंगे। बुक जो है ना वो तो बेटा आप ICAP की यूज़ करें और कोई बुक ना यूज़ करें। वैसे भी जो बाकी और बुक्स लोगों ने लिखी हुई हैं बस ऐसे ही हैं, हाँ उधर से कॉपी पेस्ट हुआ है। आप ICAP की बुक यूज़ करें, कोई और बुक यूज़ ना करें। आज जो पढ़ा है ये थोड़ा सा हमने सीखा है, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? कुछ समझ आई आपको? कोई नहीं है? क्या समझते हैं कि मैं आपको पढ़ा लूँगा या आप मेरे से पढ़ लेंगे? अच्छा तो अभी आप लोगों का अभी तो मैं स्टूडेंट अभी सेटल डाउन हो रहे हैं, कुछ आते हैं उस्ताद चेक करके चले जाते हैं तो इस वीक में सेटल डाउन भी हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन लोग
जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। तो क्या सुन के आए हैं आप इस क्लास में? कॉलेज के बारे में सुन के आए हैं, मेरे बारे में सुन के आए हैं, क्या सुन के आए हैं? कहाँ से? आपका भाई? अच्छा, उसने पढ़ा हुआ है पहले? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। आप कैसे आए हैं? अच्छा, तो आपने कहा इधर आ जाते हैं। वेरी गुड यार, गुड गुड। जी बेटा। दूसरों में ना मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा है जिसके अंदर भी स्टार्ट हुआ, कियों के अंदर एक हफ्ता पहले हो गया, कियों के अंदर एक हफ्ता बाद में हो गया, तो मैंने कहा इनके अंदर स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पहले आपकी एजुकेशन क्या है? अच्छा, नहीं उससे पहले इंटर था? अच्छा अच्छा, और वो किन सब्जेक्ट्स के साथ था? हाँ बेटा, आप कैसे आए इस क्लास में? कॉलेज की वजह से आए, वेरी गुड। कॉलेज की वजह से ही आना चाहिए। जी बेटा, आप वैसे ही आ गए, वेरी गुड यार। कहाँ से हैं? सीनियर? अच्छा, चले हैं? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जी बेटा, आप कैसे आए? नहीं आप? हाँ बेटा, आप? हाँ, लेकिन पैक में मैंने ये कभी नहीं, ये वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया कभी। अच्छा जी बेटा, आप कैसे आए? ओरिएंटेशन में? अच्छा, चलें, वेरी गुड। ठीक है जनाब, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पहले पढ़े हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है। पहले आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री दिखाएंगे कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं क्या, कैसे नज़र आती हैं। कभी आप किसी जाए ना उसके ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, तो वो जो स्कैनिंग कर रहा होता है ना, वो सेल डे बुक बन रही होती है। अगर वो उसको आप रिक्वेस्ट करें, वैसे वो आपकी मानेगा नहीं, क्योंकि आप उसकी सेल देख रहे हैं डेली की कितनी हुई है, तो वो अगर आप उसके बैक एंड पे देखें तो वो सेल डे बुक बन रही होती है। यानी उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, आपका बिल बनाया ना, वो सारे का सारा बिल जो है वो सेल डे बुक में चला जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे बुक में वो चला जाता है। फिर वो डे एंड के ऊपर जितनी सेल होती है उसकी एक एंट्री बनाता है, खुद ही सॉफ्टवेयर बनाता है, और उसके वो पोस्ट का बटन दबाते हैं तो वो सारी की सारी जो सेल होती है वो जनरल लेजर के अंदर प्लेस हो जाती है। सर ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है, तो ये फिर हाथ से सारा बनाता है कि कंप्यूटर से बनाते हैं? अब तो कोई भी हाथ से कुछ नहीं करता बेटा, हाथ वाली गल्लां चली गई हैं। बल्कि अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, एंड यू शुड ट्राई टू लर्न दो सॉफ्टवेयर्स। हमारे दफ्तर में हम काम करते हैं ज़ीरो में और क्विक बुक में, तो दे कैन रीड इवन द पेपर, यानी उनके साथ स्कैनर लगा हुआ है। उस स्कैनर के ऊपर ना आप जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ आप ना सर्टन डिजिट जो होते हैं ना वो डिफाइन कर देते हैं। यानी फ़र्ज़ करें, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन ने पैसा इंडक्ट किया ना, तो बैंक तो डेबिट हो रहा है, बिजनेस बैंक में पैसे आए हैं, तो वो तो डेबिट साइड पे एंट्री आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? फ़र्ज़ करें आपने ओनर को कहा हुआ कि इसका हेड ऑफ अकाउंट 1 है, वो जैसे स्कैनर के अंदर से गुजरेगी ना, सारी ऑटोमेटिकली खुद ही डबल एंट्री उसकी करके ना प्लेस कर देता है। इसलिए अगर आप डबल एंट्री के बेस के ऊपर नौकरी ढूंढने जाएंगे ना, वो तो नहीं मिलनी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही नहीं है बेटा रिकॉर्डिंग करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना बेटा, वो तो बिजनेस का जो एनालिस्ट होता है, या आप कह रहे दूसरे लफ्ज़ों में जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो होता है बेटा जिसने फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करवानी है। उसका काम रिकॉर्डिंग थोड़ा होता है। आप ये बड़े बहुत ही निचले लेवल पे आप समझ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हद हो गई यार। ये तो बेटा काम है जो अकाउंटिंग टेक्नीशियंस होते हैं। हमारे यहाँ तो खैर वो बीकॉम या एमबीए लोग होते हैं, बाकी दुनिया में अकाउंटिंग टेक्नीशियंस होते हैं, उनको अकाउंटिंग टेक्नीशियन कहते हैं। ठीक है जी, जैसे इंजीनियर नहीं होता, वो नहीं रेंज से
जो है ना वो बोर्ड कस रहा होता। ये काम कौन करता है? ये वो जो डिप्लोमा इंजीनियर होते हैं ना वो कर रहे होते हैं। इस तरह जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो डिप्लोमा होल्डर कर रहे होते हैं, जिनका नाम अकाउंटिंग टेक्नीशियंस होता है। आपका काम ये नहीं है, आपका काम रिपोर्टिंग है, आपका काम इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी। अभी तो आप बड़े बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे ना, फिर पता चलेगा आपको क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ा। ठीक है जी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल फिर हम बुक्स ऑफ डबल एंट्री सीखते हैं। सॉरी।